वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा और हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सीपीएम और पार्ट की। ओके, तो सीपीएम और पार्ट में हमारा मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स और मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होने वाला है सीपीएम और पार्ट के ऊपर। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे सीपीएम पार्ट की। तो सीपीएम पार्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हम लोग लास्ट लेक्चर में पार्ट डायग्राम, हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट नेटवर्किंग का कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, पार्ट नेटवर्किंग का कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था, ठीक है। उसे सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट अभी और उसके आगे कंप्लीट करेंगे आज का लेक्चर्स और आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो हमने क्या क्या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। हमने सबसे पहले वेरिएंस की बात की थी। वेरिएंस वी, what is that variance is nothing that but it is a measure of randomness or uncertainty. It is a measure of randomness or uncertainty. यहाँ तक क्लियर? इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी। वेरिएंस, हाई वेरिएंस अगर रहेगा तो क्या होगा? हाई वेरिएंस है तो क्या होगा हमारे पास? हाई अनसर्टेनिटी। जीरो वेरिएंस है तो क्या रहेगा हमारे पास? डिटरमिनिस्टिक। हाई वेरिएंस इक्वल टू हाई अनसर्टेनिटी, जीरो वेरिएंस इक्वल टू डिटरमिनिस्टिक, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आया था? सिग्मा इक्वल टू टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 एंड वेरिएंस इक्वल टू टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? सिग्मा और वेरिएंस की बात हमने यहाँ तक कर ली थी। सिग्मा क्या होता है? टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6। वेरिएंस क्या होता है? टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर रखा था। और इसके आगे हमने क्या देखा था? अगर हमारे पास सिग्मा सीपी कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड क्रिटिकल पाथ के लिए तो क्या होता है? सिग्मा सीपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम ऑफ वेरिएंस ऑफ critical activity, sum of variance of critical activity क्या होता है हमारे पास? सिग्मा सीपी। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? हमने क्या देखा था? इंडिविजुअल एक्टिविटी अगर हमारे पास है तो क्या फॉलो करता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल एक्टिविटी क्या फॉलो करेगा? इंडिविजुअल एक्टिविटी हमारा क्या फॉलो करेगा? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर हमारे पास रहेगा तो क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल एक्टिविटी क्या फॉलो करता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहां तक क्लियर? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन
इक्वल टू म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा हमारे पास आया था। ठीक है, रेंज इसका क्या हो गया, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा। यहाँ तक सभी को क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर। इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। अब आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ शायद होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे आगे, आज का कुछ जो इम्पोर्टेंट एक दो टॉपिक हमारा बचा हुआ है उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर एक दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेते हैं और आज का लेक्चर कंप्लीट करते हुए इस सीपीएम और पार्ट को हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो सबहेडिंग डालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द probability of the probability of the probability of completion of the project, probability of completion of the project। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे बात करेंगे जैसे कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो। पहले मैं नोट करवाता हूँ फिर आप लोग आगे लिखिएगा। जैसे कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट नोट करिए पहले, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन distribution follows normal distribution, hence we use standard normal deviation या फिर डिनोशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिनोट बाय Z for finding the probability of completion in the given due time। ठीक है, probability of completion in the given due time, probability of completion in a given due date। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फॉलो क्या करेगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन जो कि जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन अ गिवन ड्यू डेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स एक्स हमारा कोई ड्यू डेट है, लेट एक्स इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास, लेट एक्स इक्वल टू ड्यू डेट। एक्स हमारे पास क्या है, ड्यू डेट है। म्यू क्या है हमारे पास, म्यू इक्वल टू क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन, म्यू इक्वल टू क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा सीपी। सिग्मा क्या है, सिग्मा सीपी के बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन। ये सारा चीज नोटेशन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन। तो ग्राफ से हम लोग बात करें तो ये हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है, ये हमारे पास ग्राफ अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, ओके। और x क्या है हमारे पास, ड्यू डेट है, x क्या है, ड्यू डेट है, ठीक है। हियर इज म्यू सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू x माइनस म्यू, ओके। बट अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन निकालना है, मतलब क्या है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड सिग्मा इक्वल टू x माइनस म्यू, जेड सिग्मा किसके बराबर है, x माइनस म्यू के बराबर है, ठीक है। तो जेड किसके बराबर, जेड इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जेड इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जेड इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और ये हमारा क्या टर्म में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, जो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। लास्ट के वीडियो में हमने एक और पार्ट कंप्लीट किया था, उसे भी मैं रिकॉल कर देना चाहता हूँ। उस पर भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, पार्ट नेटवर्क विथ मल्टीपल क्रिटिकल पाथ। अगर हमारे पास सेम या फिर ये म्यू का वैल्यू सेम आ रहा है, मल्टीपल क्रिटिकल पाथ आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर म्यू का वैल्यू सेम है तो सिग्मा से हम लोग डिसाइड करेंगे हमें क्रिटिकल पाथ किसे लेना। बट ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट में ही होता है, अगर सीपीएम में होता है तो आप कोई भी लेने के लिए फ्री हैं, ठीक है। आप फ्री हैं, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप कौन सा किस पाथ को सिलेक्ट करते हैं एज ए क्रिटिकल पाथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे हम लोग अब बात करेंगे द बेसिक कंपेरिजन बिटवीन सीपीएम पार्ट। ऑलमोस्ट हमारा सीपीएम पार्ट वाला थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल पार्ट जितना भी था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो एक लास्ट कंपेरिजन हम लोग देखते हैं। लास्ट कंपेरिजन के बाद हम लोग प्रोजेक्ट क्रैशिंग का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट क्रैशिंग एज ए गेट सिलेबस में है नहीं, आईएएस सिलेबस में है। तो प्रोजेक्ट क्रैशिंग का हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, और सीपीएम पार्ट का पहले कंपेरिजन देखते हैं, ठीक है। इसे मैं रब कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट क्रैशिंग, नॉट सीपीएम और पार्ट। सीपीएम
PERT, CPM PERT। तो CPM का क्या फुल फॉर्म होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT का क्या फुल फॉर्म होता है हमारे पास? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो CPM का क्या होता है हमारे पास फुल फॉर्म? क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT का हमारे पास क्या होता है फुल फॉर्म? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। यहाँ तक क्लियर? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। आगे बढ़ते हैं। CPM में हम लोग कौन सा मॉडल यूज करते हैं जनरली? सो वी आर यूजिंग अ डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ मॉडल इन अ CPM, मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड में हम लोग डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ मॉडल का यूज करते हैं। एंड PERT नेटवर्क में हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक पार्ट ऑफ नेटवर्क का मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, CPM में क्या करते हैं? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। सेकंड, एक्टिविटी ओरिएंटेड डायग्राम। नहीं, पहले इसका बात करते हैं हम लोग। इसे मैं रब करिए, एक एक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और PERT में हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक PERT में हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ओके, CPM में बात करें तो हमारा डायग्राम किस टाइप का होता है? एक्टिविटी ओरिएंटेड। एंड PERT की बात करें तो हमारा डायग्राम किस टाइप का होता है? इवेंट ओरिएंटेड डायग्राम। ठीक है, CPM की बात करें तो एक्टिविटी ओरिएंटेड डायग्राम। इवेंट ओरिएंटेड डायग्राम, सॉरी। इवेंट ओरिएंटेड डायग्राम। ओके, और जनरली हमारे CPM में क्या होता है? हमने देखा है वन टाइम एस्टिमेट्स यूज करते हैं हम लोग। और ये सारा चीज़ जो भी अभी मैं कंपेरिजन में लिख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लेक्चर्स हमने काफ़ी इन डेप्थ और इन डिटेल में कवर किए हैं CPM PERT की। एक भी क्वेश्चन, एक मार्क्स का भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आप लोगों का। ठीक है, CPM में जनरली वन टाइम एस्टिमेट्स यूज करते हैं। CPM में जनरली वन टाइम एस्टिमेट
एस्टीमेट यूज करते हैं, और पर्ट नेटवर्क में हम लोग जनरली 3 टाइम्स ऑफ एस्टीमेट, 3 टाइम एस्टीमेट, 3 टाइम एस्टीमेट हम लोग यूज करते हैं। कौन सा अब यहाँ पे मैं डिटेल नहीं करूँगा, पिछले लेक्चर में काफ़ी बार हमने ये बातें इन डिटेल बताए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सीपीएम में हम लोग जनरली फ्लोट कंसेप्ट का यूज करते हैं। सीपीएम में फ्लोट कंसेप्ट का यूज करते हैं, और पर्ट में हम लोग स्लैग कंसेप्ट का यूज करते हैं। पर्ट में हम लोग स्लैग कंसेप्ट का यूज करते हैं, ओके। सीपीएम में क्या होता है, क्रैशिंग इज पॉसिबल बट इन पर्ट क्रैशिंग इज नॉट पॉसिबल। सीपीएम में क्या होता है, क्रैशिंग इज नॉट पॉसिबल। क्रैशिंग क्या होता है, जस्ट अभी देखने वाले हम लोग। क्रैश इज नॉट पॉसिबल। सीपीएम में हम लोग कौन सा डायग्राम यूज करते हैं, एओएन डायग्राम, और पार्ट में हम लोग एओए डायग्राम यूज करते हैं। सीपीएम में हम लोग एओएन डायग्राम यूज करते हैं, और पर डायग्राम में हम लोग एओए डायग्राम यूज करते हैं पार्ट नेटवर्क में, ओके। अब आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया हो, और ये सारा चीज हमने इन डिटेल सारे लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो इसे अब फिर से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता नहीं है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग, इट इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड बाय सेम रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या होता है, इसे इन डेप्थ में तो नहीं कवर करने वाले हम लोग, क्योंकि ये आईएएस में ज्यादातर पूछा जाता है, बट एक शॉर्ट रिव्यू जरूर देखने वाले हैं प्रोजेक्ट क्रैशिंग का। प्रोजेक्ट क्रैशिंग का हम लोग एक शॉर्ट रिव्यू जरूर देखने वाले हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग, प्रोजेक्ट क्रैशिंग का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन करते हैं। इट इज प्रोसेस इन विच the project
in which the project duration is reduced by some additional resources. Okay. So it is the process in which the project duration is reduced by some additional resources. प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या है हमारे पास, ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को हम लोग रिड्यूस करते हैं सम एडिशनल रिसोर्सेज के यूज से, ठीक है. इट इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज रिड्यूस बाय सम एडिशनल resources. Okay. The purpose of crashing is to minimize overall positive cost by means of reducing total indirect cost or project overheads. ठीक है, नोट डाउन करिए. The purpose of crashing is to minimize overall positive overall positive cost by means of reducing total indirect cost or project overheads. Okay, just a second. ओके, तो प्रोजेक्ट क्रैशिंग हम लोग कंप्लीट किए. इट इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड बाय सम एडिशनल resources and the purpose of crashing is to minimize overall positive cost by means of reducing total indirect cost of project overhead. ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया. और प्रोजेक्ट क्रैशिंग हम लोग क्यों और एक यूज करते हैं, टू मीट कस्टमर ड्यू डेट. नोट डाउन करिए. टू मीट कस्टमर्स ड्यू डेट. यहाँ तक क्लियर. टू मीट कस्टमर ड्यू डेट. ओके, एक फॉर्मूला जनरली यूज जो हम लोग करते हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, बट उसे अभी इन डिटेल में हम लोग को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट तो आप लोग समझ गए.
मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट क्रैशिंग, द मेन objective of project crashing is to find out optimum project duration, where the total project cost is minimum. Find out the optimum project duration where the total project cost is minimum. ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट क्रैशिंग का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वेयर द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मिनिमम. यहाँ तक क्लियर? अब आगे बात करते हैं. प्रोजेक्ट क्रैशिंग का एक जो सिंपल डेफिनेशन होता है वो मैं बता देता हूँ, बट उसे इन डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट क्रैशिंग की वजह से टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा क्या होता है? कम होता है. ठीक है, तो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट इक्वल टू इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट टाइम इनटू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. टोटल ड्यू टू प्रोजेक्ट क्रैशिंग, ड्यू टू प्रोजेक्ट क्रैशिंग, total indirect cost equal to indirect cost per unit time into project duration. ओके, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं हम लोग. इनटू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इंडिविजुअल कॉस्ट इनटू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. ड्यू टू प्रोजेक्ट क्रैशिंग, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट टाइम इनटू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. यहाँ तक कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट. तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे सीपीएम पार्ट का कंप्लीट होता है. अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करते हैं. ठीक है, जिससे हमारा सीपीएम पार्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो सके. ठीक है, जिससे हमारा सीपीएम पार्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो सके. तो नोट डाउन करिए. एक एक पार्ट सीपीएम में जो भी एक एक सीपीएम में हमारा जो भी एक एक कंसेप्ट है, हर एक के ऊपर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्टिविटी A, B,
सी डी ई, सी टी नॉट टी एम टी पी, टी नॉट टी एम एंड टी पी। ए क्या है हमारे पास 2 4 7, बी क्या है हमारे पास 5 8 14, सी क्या है हमारे पास 4 6 8, 2 2 2, 7 10 एंड 21। ओके, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास 32, ऑप्शन 1 32, बी 34, सी 30 एंड डी 35। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हमारे पास कैसे डील करना है, जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल है हमारे पास सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं इसे रब कर दूं। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे म्यू और सिग्मा। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि म्यू और सिग्मा हमने काफ़ी बार ऑलरेडी निकाल लिया है। तो म्यू और सिग्मा निकालने के बाद हर एक टर्म जो भी दिया हुआ है, ठीक है 32 34 30 एंड 35, ठीक है, हर एक का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक्टिविटी ए बी सी डी एंड ई, टी ई का फॉर्मूला हमारे पास मालूम है, टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी अपॉन 6। ए क्या है हमारे पास, तो हर एक कुछ हमें हमारे पास गिवन है, टी नॉट मालूम है, टी एम मालूम है, टी पी मालूम है। ठीक है, तो ए हमारे पास मालूम हो गया, बी हमारे पास मालूम हो जाएगा, सी सिमिलर वे में डी ई सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक कॉलम हमारे पास टी का आ गया, सेकेंड कॉलम वेरिएंस का हम लोग निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, टी पी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो सिमिलर वे में वेरिएंस हमारा आ जाएगा, तो टी और वेरिएंस आ गया, तो यहाँ से म्यू और हमारे पास सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप लोग समझो, बहुत बार बता चुका हूँ ये ऑलरेडी हर एक लेक्चर में। म्यू का वैल्यू क्या आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, 32 एंड सिग्मा 2.97। ठीक है, अब मान लो हमें 30x इक्वल टू 32 पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, z 32 माइनस 32 अपॉन, क्योंकि z का फॉर्मूला क्या होता है, z का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अगर z x माइनस म्यू होता है तो x हमारे पास 32 है और म्यू हमारे पास 32 है, सिग्मा क्या है 2.97। ठीक है, तो z हमारे पास क्या आ गया 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 50%। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ z क्या आ गया 50%। ठीक है, क्योंकि z के बीच में आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z क्या आ गया 50%।
सिमिलर वे में अगर हमारे पास x 34 दे रखा है तो z क्या आ जाएगा 34 माइनस 32 अपॉन 2.97। ठीक है, तो z क्या आ गया हमारे पास 0.67। तो इसी तरह ये स्टैंडर्ड है 50%। अगर 6.5 आए तो 74.9, ये क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल के आप लोग आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ओके, इसी तरह आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जेड हमारे पास आ गया। ऐसे ही हम लोग 30 अगर दिया हुआ है x 30 के लिए और x 35 के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग बात करें, जस्ट सेकेंड, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके ऊपर तो मैंने एक न्यूमेरिकल करवा दिया है। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी सीपीएम पार्ट वाला जो हमारा ये चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रखा है। ठीक है, सीपीएम पार्ट का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट क्या होता है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और तो अभी आप लोग को यहाँ पे एक मे बी डॉट आ रहा होगा, जेड इक्वल टू हमारे पास 0 आया तो पी जेड इक्वल टू मैंने 50% कैसे बोल दिया। ठीक है, तो नॉर्मली इसका एक यही होता है नॉर्मली जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बार तो वो क्वेश्चन में दे के आता है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए हमारे पास। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जेड का वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड 0 1 0 1 -1 +2 -2। ओके, इतना आ सकता है मैक्सिमम, इसी सब के आसपास रहता है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड क्या आ जाएगा 0.5 और 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0.8413 और 84.13%, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 0.1537 और 84.13%, प्रोबेबिलिटी ऑफ +2 0.97 और 97%, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 0.03 और 3%। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो अगर आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया हो तो हम ये समझ सकते हैं हमारा सीपीएम पार्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इतने में कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, और भी कोई अगर इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसा ही सिमिलर वीडियोस आते रहेगा इसी चैनल पे।
ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग टॉपिक, अलग चैप्टर जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आप लोग को दिखेंगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।